यह देखना डॉक्टर, तुम्हारे इस मेडिकल जर्नल में क्या लिखा है। यह कहते हैं कि शरीर की हर एक कोशिका में स्मृतियां जमा रहती हैं। ये तथ्य तब सामने आया जब अमेरिका में एक लड़की के शरीर में ऐसे व्यक्ति का गुर्दा ट्रांसप्लांट कर दिया गया जिसका कत्ल हुआ था। तब उसे अपने उसी तरह कत्ल होने के सपने आने लगे थे जिस तरह उसके मृत डोनर को मारा गया था। अब इसे क्या कहोगे तुम? वह मेरे क्लिनिक में आता और इसी किस्म की हैरतअंगेज चीजें पढ़ने और सुनाने में दिलचस्पी दिखाता था। मेरा यह चिरकुमार मरीज एक सेवानिवृत्त शिक्षाविद था। अपनी नौकरी के दिनों के किस्से सुनाया करता था। रेगिस्तानी इलाकों, आसाम के अंदरूनी हिस्सों, गुजरात के कच्ची क्षेत्र और हर उस जगह के किस्से जहां जहां वह पदस्थ रहा था। एक शिक्षाविद होने के नाते जाने कितनी परियोजनाओं में उसने काम किया था। अपने अंतिम दिनों में वह मुझसे विच क्राफ्ट यानी कि डायन विधा पर बहुत सी बातें करने लगा था। उन दिनों उसने एक अनोखी घटना का और रेगिस्तानी इलाके की एक खूबसूरत डायन का जिक्र मुझसे किया था। वह कहती थी डॉक्टर, जब उसकी माँ अपने ऊपर किसी की आत्मा को बुलाया करती थी तो उसके बाद दिनों दिन निढाल पड़ी रहा करती थी। उसके शरीर में ऐसी सुस्ती, ऐसे पस्ती छा जाती थी जैसे वह महीनों बीमार रह चुकी हो। इसे तुम अपनी मेडिकल भाषा में क्या कहोगे? उसका यूं हर बात के विश्लेषण में मेरी मेडिकल की भाषा से दरियाफ्त किया जाना कभी कभी मुझे खिजा देता। उसके अनोखी कहानियों को सुनने सुनाने के शौक के चलते मैं उससे अक्सर कहा करता था कि तुम लिखना क्यों नहीं शुरू करते, और वह हमेशा यह कहकर टाल देता कि यार इतना धीरज किसमें है। फिर भी मेरे बहुत कहने पर उसने रेगिस्तानी डायन की कहानी को कलमबद्ध भी किया था। मैं उसे आपके सामने रख रहा हूं। ये रही वो फाइल और ये रहे उसके हाथ के लिखे पन्ने। डायन, वो भी हाड़ मांस की जीती जागती, सांस लेती, जवान, खूबसूरत डायन। मेरी यादाश्त यूं अचानक क्षीण पड़ जाए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। मैं स्कूल से रोज दोपहर घर आता हूं, खाना खाता हूं, कुछ देर आराम करके वापस स्कूल लौट जाता हूं। इसी अंतराल के दौरान कल मैं हवेली के फाटक में घुसा ही था कि पीछे पीछे वह घुस आई। एक युवा औरत, लंबी, सतर देह वाली, लंबा चेहरा, ऊंची उठी गालों की हड्डियां, झुलस कर गोरी सी तांबई हुआई रंगत। उस चेहरे पर दो बड़ी बड़ी हरी नीली आंखें यूं लग रही थी जैसे मीलों फैले रेगिस्तान में पास पास सटे हुए दो शीतल सरोवर हों। फटे हुए जामुनी ओढ़ने से बिखरे हुए भूरे घुंघराले बाल बाहर झांक रहे थे। उसने कुर्ती और घेरदार काला लहंगा पहना हुआ था, गले में चिरमी के मनकों की मालाएं। कुल मिलाकर वह गौर करने लायक वजूद था। मैंने सोचा होगी कोई मकान मालकिन से मिलने आई होगी। मैं जल्दी जल्दी अंधेरी घुमावदार सीढ़ियां चढ़ने लगा और वह भी मेरे पीछे पीछे लपक कर चढ़ी। सीढ़ियों में दुबके दो चमगादड़ फड़फड़ाए। दालान पार करके मैं अपने कमरे का ताला खोलने लगा। वह वहीं सीढ़ियों के बाहर चुप गुमसुम सी खड़ी रही। चढ़ते हुए सूरज की धूप कमरे में एकांत पाकर पसर गई थी। मैंने अंदर आकर दरवाजा भिड़ा दिया। ढकी हुई थाली उठाई ही थी कि दरवाजे पर अनाड़ी सी दस्तक हुई। मुझे उस अजनबी औरत की इस हरकत पर हैरानी हुई। मैंने खींच कर बोला, कौन है? क्या काम है? मिनमिनाते स्वर में उत्तर मिला, मात साहब मैं हूं, कुछ बात करनी थी आपसे। मैं झटके से उठा और दरवाजा खोलकर त्योरियां चढ़ाकर बोला, क्या काम है? बस 2 घड़ी मेरी बात सुन लो मास्टर साहब, मेरे बच्चे का दाखिला। स्कूल की बात स्कूल में आकर करना, अभी जाओ। मैंने त्योरियां ढीली नहीं की। स्कूल? वहां तो आपका चपरासी कालू अंदर ही नहीं आने देता है। ऐसा क्यों? तुम कौन हो? नाम क्या है? मैंने आशंका में सवालों की झड़ी लगा दी थी। बस हूं एक बदकिस्मत, नाम तो कुड़जा है पर लोग तो। उसकी आवाज कांप रही थी। इसी गांव की हो? कहाँ रहती हो? हाँ, अब तो इसी गांव की हूं। खारी बावड़ी के पीछे मसान घाट से थोड़ा पहले रहती हूं। ठीक है, कालू को कह दूंगा आने से मना न करे। कल स्कूल आ जाना बच्चे को लेकर। उत्तर में उसने पलकें उठाकर देखा। नीले
ठहरे हुए सरोवर झलमिलाए। रेगिस्तानी भटकावों और प्यास से त्रस्त मैं मानो उन सरोवरों में कूद पड़ा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मैं किन रास्तों पर आत्मविस्मृत होकर चलता चला गया और सूखी हुई खारी बावड़ी के किनारे असमंजस की स्थिति में खड़ा हुआ। कालू को मिला। वह अजीब से नाम की औरत कुर्जा अभी अभी तो आगे चल रही थी, कहाँ गायब हो गई? मेरी जुबान लड़खड़ाई। कौन कुर्जा? अरे वो डाकन राण, डाकण यानी कि डायन है वो। कुछ समझे मात साहब? उसने मेरे ठंडे हाथ थपथपाए। मैं संभला। मैं नहीं मानता यह बकवास। सारा गांव जानता है उसे, आप नए हो ना। पागल हुए हो क्या? वह डायन कैसे हो सकती है? एक जीती जागती जवान औरत। वह सच में ही पागलों की तरह दांत निपोड़ने लगा। फिर जोर से एक तरफ थूक कर आस्तीन से उसने अपना मुंह पोंछा और बड़बड़ाने लगा। हेडमास्टर साहब, तो बताओ, सारा घर चौपट खुला छोड़ के, खाने की थाली में अधखाया कौर छोड़ के आप स्कूल की जगह इस सूखी बावड़ी की तरफ क्या लेने आए हो? हाँ, याद आया। वे बता रही थी कि उसके लड़के का स्कूल में दाखिला करवाना है। पता नहीं किस बेख्याली में, बेखबरी में मैं यहाँ। बस साहब जी, यही तो वसीकरण था डाकण का। चुप रहो। भूल से भी यह बात किसी से मत कहना। मैं अपनी मर्जी से ही चला आया था। अपनी बेख्याली पर स्कूल में किस्सेबाजी हो, यह मैं नहीं चाहता था, मगर यूं यादाश्त अचानक क्षीण पड़ जाए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो क्या कुछ देर को मैं सम्मोहित हो गया? सुबह से खाली पेट रहने के कारण सर चकरा गया होगा, या फिर क्या यह मोमेंट्री मेमोरी लॉस था? उफ। उसके बाद पूरे दिन कल स्कूल में सिर दुखता ही रहा था। लेकिन आज आज वह स्कूल क्यों नहीं आई? कालू को तो मैंने आगाह कर ही दिया था। कभी मिली तो पूछूंगा जरूर। सारे फर्श और बिस्तर को किरकिरा करके आंधी थम चुकी थी। इसी किरकिराहट में अब जीना सीखना था। सन्नीपात के रोगी के से दिन थे वो, जब मेरा इस गांव जीवसर में हेडमास्टरी के लिए चयन हुआ था। घटनाओं के विस्तार में गया तो अवसाद में डूब जाने की संभावना है। बड़ी मुश्किल से संभला हूं। बस ये जानिए कि लंबी बेरोजगारी के चलते प्रेमिका ने कहीं और शादी कर ली थी। उम्र थी कि बीतती चली जा रही थी। घर में उपस्थित मेरा चेहरा पिता को तनावग्रस्त करता था और माँ को उदास। मैं अपनी परिस्थितियों से उकता कर सुन्न सा कमरे में पड़ा रहता था। उसी सुन्न मनः स्थिति में संक्षिप्त सा सामान बांध अपने शहर से 340 किलोमीटर की बस यात्रा के बाद 15 किलोमीटर की जीप यात्रा करके इस सीमावर्ती रेगिस्तानी गांव में चला आया था। यह था थार मरुस्थल का अंदरूनी पिछड़ा हुआ एक ऐसा इलाका जिसकी थाह पाना बहुत कठिन था। यूं भी पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में मुकम्मल तौर पर बसे गांव कहाँ होते हैं। यहां अपने ही सन्नाटों से सिहरती एकाकी हवेलियां होती हैं, या फिर थोड़ी थोड़ी दूर पर बसी ढाणियां होती हैं, और होता है दूर तक फैला रेतीला विस्तार। ऐसी जगहों पर जिंदगी लंबी महसूस होती है। उम्र उम्र बस रेंगा करती है। शुरू में मैं बहुत अकेला महसूस करता था। जो किताबें अपने साथ लाया था सबकी सब पढ़ डाली थी। मन घबराने लगा तो मुझे लगा कि स्थानीय लोगों से मेल जोल बढ़ाया जाए, पर जल्द ही मैं ये जान गया था कि गांव के संपन्न लोग बाहरी लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। आम गरीब लोग तो डरे हुए भीरू किस्म के लोग थे। बरसों पहले समाप्त हो चुकी जमींदारी प्रथा के बावजूद यहाँ के रावले के प्रति आतंक जनित सम्मान आम आदमी की रगों में बस गया था। मुझे रावले के दबंग पुरुषों को देखकर हैरत होती थी कि वे गांव के आम आदमी से मिलने पर अब भी नजराना स्वीकार करते थे। खम्मा घनी हुकुम। सरल ग्रामीण दोहरे हो जाते, मगर उनकी गर्दनें अभिमान से अकड़ी रहती। इस गांव के और इसके आसपास की ढाणियों के निवासी बहुत ही पिछड़े हुए थे। उनकी अलग ही दुनिया थी। ऐसा लगता था कि कुछ साधनों जैसे जीपों, ट्रांजिस्टरों के अलावा बाकी की दुनिया से वे पूरी तरह नावाकिफ थे। ये अंधविश्वासी देहाती हर किसी के रौब में जल्दी ही आ जाते। बिना किसी प्रयत्न के कोई भी आदमी अपने आप को सरकारी बताकर उन पर अपना प्रभुत्व जमा सकता था। चपरासियों तक को वो खुदा समझते थे। पटवारी तहसीलदार के तो पैर छूते थे।
सीमा सुरक्षा बलों के अफसरों और जवानों से वे दूर भागते थे। वे कुछ पूछताछ करते तो वे झुक झुक कर उनके पैर छूने लगते, मगर कुछ बताने के नाम पर खाली आंखों से ताकते। सीमा सुरक्षा बल के अफसरों को लगता था कि इस कस्बे की कुछ मुसलमान जनजातियों के तार सीमा पार से जुड़े हैं, जो कि बड़े घाघ हैं, जिनसे कुछ भी उगलवाना कठिन है। लेकिन मेरे ख्याल से 90% लोग इस इलाके में ऐसे थे जो रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के कष्टों के मारे ही सर नहीं उठा पाते थे। तो वे ऐसा कब सोचते या कर पाते जो स्मगलिंग या जासूसी से जुड़ा हो? अपनी निर्दोषिता के बावजूद सीमा सुरक्षा बल के जवानों का डर उन्हें काट किए रहता था। सीमा सुरक्षा बल की अपनी कठिनाइयां और कर्तव्य थे। इस गांव और ढाणियों के कुछ लोगों के खेत भारतीय सीमा से बाहर भी पसरे थे। कुछ जनजातियां दोनों सीमाओं के बीचों बीच न घर की न घाट की स्थिति में बसी थीं। इस गांव में गिनी चुनी ही हवेलियां थीं, जो कि पुराने वणिक व्यवसायियों की थी। इन हवेलियों को घेर कर कच्चे पक्के मकानों वाले मोहल्ले खड़े हो गए थे, जिनमें अन्य जातियों के लोग भी रहते थे। गरीब किसान, चरवाहे और जनजातियों के लोग समूहों में कच्ची ढाणियों में रहा करते थे। तेज हवाएं इनके इन कच्चे झोंपड़ों के छप्पर मजाक मजाक में उड़ाकर ले जाती थीं, मगर इनकी रंगीन साफों की बंधान ढीला करने में ये हवाएं अक्षम रहती। मेहनती तो थे ये लोग, पर उनकी मेहनत रेत में से बस रेत ही उगलवा सकती थी। भेड़ों का दूध, ऊन, जीरा, ऊंट का चमड़ा, बाजरे की 2-4 बोरी दानों के बदले वे बाड़मेर जाकर जरूरत का अन्य सामान खरीद लाते थे। ये सीधे साधे आचार विचार के लोग आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु भी हो उठते, अनाज के दाने दाने के लिए खून खराबा कर देते। अंधविश्वास उनके आदिम आवेगों को कभी नियंत्रित तो कभी अनियंत्रित करता था। मैंने फिर आज शाम कालू से उस डाकण के बारे में पूछा, मगर मैं मुंह फुलाकर बैठ गया। उसे स्कूल में क्यों नहीं घुसने देते हो? सरकारी स्कूल सबके लिए होते हैं। डाकणों की औलादों को स्कूल में रखोगे तो बाकी के लोग बच्चे भेजना बंद कर देंगे साहब, वह चिढ़कर बोला। कर दे मेरी बला से, कल से उसका बच्चा स्कूल आएगा। वैसे वह औरत है कौन? इसी गांव की है। आप मानते नहीं हो ना साहब जी, तो बताने का क्या फायदा? मैंने बहुत पूछा, मगर वह चुप रहा। खाना बनाकर उसने चुपचाप थाली मेरे सामने रख दी। मैं जब खाना खाने लगा तो अनायास ही उसने बोलना शुरू कर दिया। आपने देखी थी उसकी बिल्ली की नाई हरी नीली आंखें? मैं खाना चबाता रहा। यहाँ का खाना तीखा है और पानी खारा। 6 महीनों में भी इन दोनों की मैं आदत नहीं डाल सका हूँ। ये कालू मेरे स्कूल का 4th श्रेणी का कर्मचारी है। कहता है, साहब जी, तीखा नहीं खाओगे तो इस भारी पानी को पचाना मुश्किल है, कब्ज हो जाएगी। तीखा खाने की वजह से मेरी नाक और आंखें दोनों बहने लगी। उसने बिना ध्यान दिए बदस्तूर बोलना जारी रखा। बहुत पहले जिस साल यहाँ छोटी माता फैली थी, उसी साल जाने कहां से चली आई थी साहब ये कुर्जा डाकण। जब आई थी तो सबसे यही कहती थी कि रावले में उसका धनी ठाकुर साहब के यहाँ 2 साल का बंधक मजूर बन के आया था। 2 साल बीत गए, लौट के घर नहीं पहुंचा है। रावले में किसी ने घुसने नहीं दिया। ठाकुर साहब ने कहलवा दिया कि उनके कोई बंधक मजूर नहीं है। कोई इसे जासूस कहता तो कोई स्मगलर बताता, जिसे बीएसएफ वालों ने मार गिराया। पहले गांव के मंगनिया लोगों की ढाणियों की तरफ अपने गोद के बच्चे के साथ रहने लगी थी। जड़ी बूटियां देती औरतों को, इलाज करती उनका। विश्वास जीत लिया था उन लुगाइयों का। मन माना पैसा और घर घर जाकर अनाज मांगने लगी तो औरतों ने मना करना शुरू कर दिया। फिर तो जो इसे मना करे उसके घर में बच्चे बीमार पड़ जाएं, मौत हो जाए। मेरी ही औरत के जब तीसरा बच्चा होने वाला था तो हम देवता के यहाँ लड़का होने की भभूत लाए। ये राड सामने पड़ गई कि तीसरी भी लड़की पैदा हो गई। एक बार तो यहाँ के रावले में ये डाकण जबरदस्ती पहुंच गई। छोटे ठाकुर साहब के घर में फैली औलाद हुई थी। औरतें सूरज पूजने जा रही थीं कि जो बालक ने रोना शुरू किया तो सांझ तक चुप ही ना हुआ। शरीर मोड़ने लगा, आंखें फेर ली। पहले तो ठाकुर साहब ने इसे पैसे वैसे देके बच्चे से टोटका हटवाने को कहा तो कहने लगी, मेरा टोटका नहीं है, इस रावल के बुरे कर्मों की छाया है। फिर तो ठाकर साहब ने अपने आदमियों से इसके सिर पे 100-100 जूते लगवाए थे। ये डाकण मानी और बच्चे पर से टोटका हटाया। बाद में खड़ी फसल का सारा जीरा काला पड़ने लगा। जिसके खेत में देखो जीरा काला। फिर बड़ी ठाकुनी सा ने कहा, इसे मारो मत, पता नहीं क्या शराब लगा दे ये करम फूटी औरत, बस गांव के बाहर काट दो। तब से इससे गांव वालों का कोई नाता नहीं है, ना कोई गांव वालों
इससे नाता रखते। ये खारी बावड़ी के पीछे मसान के रास्ते में झोंपड़ा डालकर रहने लगी है। सुना, अब तो धीरे धीरे इसने एक कोठरी पक्की करा ली है। कोई कोई इलाज, जादू, जंतर मंतर कराने वाली नीच रांड लुगाइयां चुपके छाने अब भी इसके यहाँ जाती हैं। उनसे ये मनमाना पैसा लूटती है। गांव के भले लोग कोई उधर नहीं जाता। आप भी साहब दूर ही रहिएगा। और इसका बेटा है ना, 8 साल का होगा। कभी कभी दिखता है बाजार में सौदा सुलफ लेता हुआ। बड़ा तेज है, उल्टे जवाब देता है, गालियां बकता है। इसकी मां को कुछ नहीं कह सकते। मेरी उत्सुकता अपनी चरम सीमा पर थी। उस दिन स्कूल में चल रहे दाखिलों के चलते, हालांकि खाना मैं शाम 4 बजे ही खा पाया था, खाना खाकर लेटते ही उस आकर्षक चुड़ैल को लेकर मन में उत्सुकता कुलबुलाने लगी। मैं घूमता हुआ खारी बावड़ी की तरफ निकल पड़ा। मैं वहां जाकर छिटक गया जहां उस दिन कालू ने मुझे आत्मविस्मृति की अटपटी हालत में पकड़ा था। हैरानी भी हुई उस दिन मुझे वहां। यही पैरों के नीचे पसरी पगडंडी क्यों नहीं दिखाई दे रही थी जो आज दिखाई दे रही है। लंबी घास के बगल से चुपचाप सरक कर जाती हुई पगडंडी। यहीं तहीं तो आकर वह डायन कहीं ओझल हो गई थी। निश्चय ही रात को आई आंधी के कारण यह घास लेटी है और पगडंडी स्पष्ट दिखाई दे पा रही है। मैं उसी ओर बढ़ गया। अचानक बढ़ते बढ़ते पैरों के नीचे बिछी भुरभुरी रेत सफेद और ठोस परत में तब्दील हो गई, जैसे कभी यहां नमकीन पानी की झील रही हो। दरारें और लंबा सफेद रहस्यमय विस्तार। यहां कहां होगा उसका घर? इन हवाओं में, या इस सफेद जमीन के नीचे, या ताड़ के पेड़ों पर अटके चीलों के घोंसले में? जब मैं घूमा तो पीछे की ओर रेतीले टीले पर एक कच्चा पक्का सा घर दिखा। घर के दरवाजे अधखुले पड़े थे। मैं चलकर वहीं पहुंच गया। अंदर कोठरी में उजाला बस नाम को ही था। उसकी आकृति खाट पर बैठी दिखाई दी। नमस्ते, मैं। कौन है? वह वहीं से गुर्राई। यहां क्या लेने आए हो? अंदर आ सकता हूं? उसने मेरा चेहरा देखा तो आश्वस्त होने की जगह असमंजस में पड़ गई। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, कहां बिठलाऊं मां साहब आपको? चिमगादड़ के मेहमान बने हो तो उल्टा ही लटकना होगा, है कि नहीं? मैं अचकचाया। मैंने ध्यान दिया कि वह स्थानीय भाषा नहीं बोलती थी। वह तो उर्दू मिश्रित कोई अलग ही बोली थी। कहाँ है आपका बेटा जिसका दाखिला कराना था? कहकर मैं अंदर चला आया था। वह घर में कब टिकता है? अभी तक भेड़ें चराकर नहीं लौटा। वह एक छोटी कमीज में सर झुकाए बटन लगा रही थी। 5 मिनट तक कोठरी में सन्नाटा हिचकियां लेता रहा। मैं सोच ही रहा था यूं ही खड़ा रहूं या चलने की इजाजत मांगूं। तभी उसने दांत से धागा तोड़ा और खाट से उठ खड़ी हुई। बैठो मात साहब। मैं बैठ गया। मां कहकर एक दुबला सा गोरा बच्चा हाथ में बबूल की संटी और एक गुलाबी रंग में रंगा भेड़ का मेमना लिए कोठरी में दाखिल हुआ। ये कौन है? वह मुझे देखकर कुछ सहम सा गया। अरे नहीं रे, डर मत, ये हेडमास्टर साहब हैं स्कूल के। इन्हीं को ला रही थी तुम कि ये गायब हो गए थे मां? मैं गायब हो गया था या ये? मैं अचकचा गया और वे दोनों हंसने लगे। चाय नहीं पिलाएंगी अम्मा मेहमान को? अरे भेड़ के दूध की चाय ये पिएंगे? कहकर कुर्जा कोठरी के शहतीर से टंगी एक कोठरी में से कपड़े में बड़े संभाल कर रखी हुई चाय की पत्ती निकालने लगी। चाय इतनी भी बुरी नहीं थी। इलायची की सुगंध में भेड़ के दूध की गंध कुछ दब सी गई थी। चाय पकड़ाकर कुर्जा बाहर चली गई। हम दोनों चुपचाप चाय पीने लगे, मैं और जुगनू। मैं बच्चे से पूछने लगा, स्कूल में पढ़ोगे? हाँ, वह बड़ा चहक कर खुश होकर बोला। नाम क्या है तुम्हारा? जुगनू। कुछ पढ़ना आता है जुगनू? हाँ, 1 से 100 तक की गिनती आती है। अपना नाम भी लिख लेता हूं। वह बाहर से अंदर आकर बोली, हाँ, नाम तो लिख लेता है मां साहब, मगर उर्दू में। चाय पीली हो मात साहब तो रुखसत हो लो। सांझ ढल गई तो इस रेगिस्तान में रास्ता मिलना मुश्किल होगा। गोल गोल भटकते यहीं दम तोड़ दोगे, बाहर नहीं निकल पाओगे इस खारी बावड़ी के फैलाव में। बाहर से वह लंबी रस्सी में पिरोए हुए सुखाने को लाए गए नील गाय के नमकीन मांस के टुकड़े बटोर कर लाई थी। मेरी तरफ देखकर बोली, नील गाय का सूखा मांस खाते हो मात साहब? खाते हो तो ले जाओ। नहीं, मैं मांस नहीं खाता। जुगनू, तू भेड़ें संभाल, मैं छोड़ के आऊं इन्हें।
बाड़मेर की सड़क के इस पार तक छोड़ आती हूँ। वह मुझसे पहले ही निकलकर पगडंडी पर चल पड़ी। मैं आगे बढ़कर उसके साथ चलने लगा। कुछ दूर चलकर बेर की झाड़ियों से बनी मेड़ के सामने वह रुक गई और खड़ी होकर बोली, वह जो पगडंडी देखते हो ना, वही जो थूर के पेड़ों के बीच से जा रही है। हाँ, बस उसी पगडंडी पर सीधे चले जाना। बीच में एक भैरू जी का थान मिलेगा, वहां से उल्टे पांव पे मुड़ लेना। फिर रेत के धौरे शुरू हो जाएंगे, उन पर चलते चले जाना। आगे तुम्हें बाड़मेर रोड मिलेगी। लेकिन आया तो मैं किसी छोटी पगडंडी वाले रास्ते से था। वहां लंबी घास में सांप छिपे होते हैं, अंधेरा भी घना रहता है, भटक जाओगे तुम वहां। यह रास्ता इकहरा है, बस जरा लंबा है। वह जब बायां हाथ उठाकर रास्ता दिखा रही थी तो मैं कनखियों से उस अनूठे चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे का कटाव स्थानीय ग्रामीणों से भिन्न था, वेशभूषा भी। वह हठात पीछे मुड़ गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी चाल में एक गर्व उत्सर्जित हो रहा था और एक शानदार फकीराना उदासीनता। मुझे लगा इस विलक्षण रूप के चलते ही वह दंत कथाओं और अटकलों से घिर गई होगी। मैं भटकता हुआ कमरे पर लौट आया। मेरा कमरा हवेली की पहली मंजिल पर था, जिसकी पीली दीवारों में छोटे छोटे कई आले थे और छत पर सुंदर चित्रकारी की हुई थी। दरवाजों के ऊपर बने रोशनदानों पर रंगीन शीशों की फुलवारी सी बनी हुई थी। सुंदर बारीक काम। पहली मंजिल पर बने सारे कमरे ऐसे ही विशाल थे, बड़े थे, मगर सब के सब खाली। मैंने देखा मेरे साथ दो चमगादड़ें कमरे में घुस आई थीं, लगातार हाँफती हुई मेरे चौकोर कमरे के चक्कर लगाने लगी। मैं दरवाजा खोलकर रजाई ओढ़कर लेट गया, मगर वो हाँफते हाँफते कमरे से बाहर निकलने की जगह रजाई पर ही फद्द से गिर पड़ी। उस दिन खाने की थाली यूं ही ढकी रह गई, कमरा यूं ही खुला रहा और मैं चमगादड़ों के उड़ने के इंतजार में रजाई में मुंह किए ही सो गया। सुबह मेरे जागने से पहले ही कमरे में आकर कालू बड़बड़ाने लगा, मना करता हूं साहब जी को, उस डाकण से दूर रहो। माने नहीं, गए उस तरफ, देखो आज फिर दरवाजा खुला है और खुद बेहोश पड़े हैं। अरे बाप, कैसा ताप चढ़ा है। हल्की हरारत की वजह से उस दिन मैं स्कूल नहीं गया। कुर्जा के बारे में सोचता रहा और अजीबोगरीब सपने देखता रहा। जुगनू का दाखिला मैंने स्कूल में कर लिया था। अध्यापकों के बीच सुगबुगाहट और विद्रोह को मैंने महसूस किया, लेकिन अप्रोक्ष रूप से प्रार्थना के समय छात्रों को संबोधित करने के बहाने मैंने अपना संदेश संप्रेषित कर दिया था कि इस विद्यालय में मैं किसी किस्म के जातिवाद, छुआछूत और अंधविश्वास को सहन नहीं करूंगा। जुगनू की कोई तरतीबवार पढ़ाई तो हुई नहीं थी, सो 8 वर्ष का होने के बावजूद उसे दूसरी कक्षा में डाला गया, जिसका पाठ्यक्रम भी उसके बस के बाहर था। किसी अध्यापक से उसकी तरफ अतिरिक्त ध्यान देने को कहना व्यर्थ था, सो मैंने उसे शाम के समय अपने कमरे में आकर 1 घंटे पढ़ने के लिए कह दिया। जुगनू का बातूनीपन अब उजागर होने लगा था। उसके पास स्थानीय रेगिस्तान को लेकर अद्भुत जानकारियां थीं, चाहे वो रेतीले सांपों के नाम हो या रेगिस्तानी लोमड़ियों के व्यवहार की जानकारी हो। लेकिन उसे पढ़ाने में मुझे भी पसीने आ जाते। पढ़ते पढ़ते वह न जाने कौन कौन से कौतूहल उठा लाता। शहर कैसे होते हैं, यहाँ कितने लोग रहते हैं। कभी दुखी होकर वह अपनी माँ की बात करता कि गांव के लोग उसकी माँ को डाकण, कुत्ती और रांड और जाने कितनी गंदी गालियां बकते हैं। बारिश हो और रुके ना तो भी उसकी माँ का टोटका कहते हैं, और ना हो तो फिर तो है ही उसका जादू टोना। कभी कहता वह बड़ा होकर माँ को शहर लेकर जाएगा, जहां उसकी माँ को कोई नहीं जानेगा और ना ही कोई डाकण कहेगा। कभी जुगनू के पढ़ने ना आने पर मुझे उसके झोंपड़े में जाने का बहाना मिल जाता। रेगिस्तान और बेरों की झाड़ियों से घिरा उसका ठिकाना और लोगों की उसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां उसके इर्द गिर्द एक रोमांचक प्रभा मंडल बुनती थी। मैं जुगनू से मुखातिब होकर अप्रत्यक्षतः उससे बातें किया करता। इस उजड़े वीरान रेगिस्तान में अकेले डर नहीं लगता? डर क्यों मां साहब, यहाँ शेर चीते नहीं रहते। जुगनू ने उदासीन भाव से कंधे उचका दिए। मेरा मतलब जानवरों से नहीं था, रेतीले तूफानों से था।
निर्जन में अकेले रहना, मुसीबत पड़े तो कोई सहायता के लिए भी ना आ सके। कहता तो मैं जुगनू से था, पर देख मैं उसकी माँ की तरफ हो रहा होता था। हमारे लिए यही अच्छा है कि वे लोग मुझे और जुगनू को अकेले छोड़ दें। लेकिन कुरजा के होठों के टांके टूटते। लेकिन क्या? उस दिन वह चुपचाप सिर मोड़कर खिड़की के बाहर देखने लगी थी। वह शांत रहने का भरसक उपक्रम कर रही थी। उसकी आंखें बाहर जमी हुई थीं और भ्रुकुटियां क्रुद्ध मुद्रा में एक दूसरे के समीप सिमट आईं। वही पुलिस का दरोगा और बीएसएफ के भूखे भेड़िए। उनका तुमसे क्या लेना? अकेली औरत गोश्त की भुनी हुई नमकीन बोटी से ज्यादा क्या होती है? मेरे घरवाले को तो जबरदस्ती स्मगलर, जासूस करार कर दिया, जबकि वह मरा तो यहीं रावले की बेगारी में है। दरोगा को रपट लिखने को कहा तो वह उल्टा मुझे ही तंग करने लगा। उसने फुफकारते हुए समूची कटुता जुबान में उड़ेल दी। माँ साहब, हमारे पुरखे घुमंतू कबीले के थे, कभी इस पार तो कभी उस पार, न हिंदू न मुसलमान। जान की सांसत लगी रहती थी बॉर्डर के आसपास रहने से, सो एक जगह बसने के इरादे से वो रावले आया था। 1,000 का करार था, 2 साल की बंधक मजूरी का। वो लौटा ही नहीं, न पैसा भेजा। उसका एक साथी भाग आया, उसी ने खबर दी कि उसका कुछ सुराग नहीं है। मैं अपने पीहर से इस पार ही थी, कोसों पैदल चल के जीमसर आई। उसके इंतजार में तब से यही हूं। अपना और बच्चे का पेट पालने को अपने कबीले का हुनर आजमाती रही। वही तो मेरे खून में था। सांप और हड़के कुत्ते के कांटे का जहर उतारना, जड़ी बूटी करना, किस्मत बांचना, बुरे साए उतारना। हमारे कबीले की औरतें वैद ओझों का हुनर जानती हैं। जीवसर के गवालों ने रावले की शह में मुझे डाकण ही बना डाला। आंसू उसकी आंखों में खून की तरह उतर रहे थे, पर वह रोई नहीं, पी गई। उसकी यही बात मुझे विशेष रूप से प्रभावित करती थी, उसका अपने आप पर अटूट विश्वास। मेरे इस तरह उसके झोंपड़े में पहुंचने पर वह हमेशा शांत और सौम्य रहती, अपने कामों में मसरूफ। किंतु न जाने उसकी किन भंगिमाओं से मैं जान गया था कि मैं उसे हल्की सी खुशी देता हूं। मेरे आने पर वह थोड़ी खुश होती है। कभी कभी हमारे बीच अजीब से मूक क्षण आ जाते, जब अनायास हमारी आंखें चार हो जाती। ऐसे में उसकी नीली आंखों में हल्की नमी घिराती और उसकी कनपटी के पास उभर आती पीली हल्की नीली नसें हल्के हल्के सिहरने लगती वे नसें। ऐसे ही पलों में उसके प्रति मेरा कुतूहल अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता। कुरजा, यह नाम पहले कभी नहीं सुना, क्या मायने हैं इसके? कुरजा एक पंछी होता है, मोर जैसा बड़ा, चमकते सुरमई पंख, काली कलंगी, आंख के पास सफेद घेरा। आपने देखा नहीं? इसके गीत नहीं सुने? कहते हैं जाड़े की चांदनी रातों में ये पंछी जन्नत से उतरकर रेगिस्तानी झीलों के किनारे बड़ी तादाद में डेरा डालते हैं। जाड़े भर रहकर फागुन आने पर उड़ जाते हैं। माँ कहती थी कि कुरजा एक ही बार जोड़ा बनाते हैं जिंदगी में। वो जोड़ा टूटे तो अकेले, झुंड से अलग यहीं छूट जाते हैं, फिर जन्नत नहीं लौटते, धीरे धीरे गरम रेत पर जान दे देते हैं। कहते हुए उसके चेहरे पर उदासी की सुरमई रूपहला रंग उभरा तो आंखों के नीले सरोवरों पर धुंध छा गई। जड़ी बूटी के इलाज के अलावा तुम क्या करती हो कुरजा? जादू टोना, मेरा मतलब बुरी आत्माएं उतारना या अच्छी आत्माएं बुलाना? मेरे इस गुस्ताख सवाल पर वह हिचकी। उसने मेरी आंखों में ताक कर मेरा इरादा भांपना चाहा। जाने क्या भांपा कि आश्वस्त होकर बताने लगी, नहीं, मैंने वह हुनर नहीं सीखा। बहुत पहले किसी ने बहुत जिद करके मेरी माँ बुलाया करती थी अपने जिस्म पर किसी रूह को, और बहुत पैसे लेती थी, बल्कि सोना, अंगूठी, बाली। लेकिन उसके बाद महीनों उसका दम निकला रहता था, वह पस्त रहती। आवारा रूह उसके जिस्म में बेलौस भटक कर उसे बेदम कर जाती थी। मैंने सीखना चाहा पर उसने मना कर दी। जवान कुंवारी लड़कियों को यह सब नहीं सिखाया जाता था। हमारे कबीले की बूढ़ियां ही ये सब किया करती थीं। तुम बता रही थी कि तुम भाग्य भी बांचती हो। अब यह सब कौन मानता है माँ साहब? अरे मेरा देख के बताओ ना, क्या करेंगे जानकर? पता नहीं माँ के दिए वो ताश के पत्ते मैंने कहाँ रख छोड़े हैं, याद भी नहीं। अम्मा मैं लाऊं? वो वहां उस डब्बे में रखे हैं। पड़ता हुआ जुगनू बीच में उचका
और टांड पर रखे एक पुराने टिन के डब्बे में से मैले कुचैले ताश ले आया। देखो ना अम्मा, जुगनू उत्साह में बोला। उसने अनमने मन से कुछ बुदबुदा कर 3 ताश निकाले। कुछ रखिए इस पर, सिक्का। मैंने जेब से 50 का नोट निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। उसने आंखें मूंद ली, फिर हथेली पलकों के पास ले जाकर पत्ते खोले। एक सम्मोहन में डूबकर सपाट स्वर में बोलने लगी। तुम अच्छे हो मगर दिल के कमजोर, सोचते बहुत हो, जरा जरा सी बात दिल से लगा बैठते हो। पैसा कमाओगे पर बचेगा नहीं। माँ बाप के प्यारे हो पर उनके गम के बायस बन जाओगे। जल्दी ही जगह बदलोगे, मतलब यहां से तबादला होने के आसार हैं। पैरों में फेरा है, घूमते रहोगे यहां से वहां। बहुत बूढ़े होकर नहीं मरोगे। कहो ना, जल्दी ही मर जाओगे। नहीं नहीं, ना जल्दी ना देर में। ये तो हुई आम बातें जो कोई भी बता दे। मैंने मजाक बनाया। वे उदास हो गई, फिर धीरे से बोली, एक खास बात भी है। क्या? इश्क मोहब्बत की? उसने इनकार में सिर हिलाया, पलकें उठाकर संजीदगी से बोली, तुम ता जिंदगी कुंवारे रहोगे। अच्छा, मैं हंसी उड़ाने के लहजे से बोला, मत मानो। अच्छा, तो तुमने अपना भविष्य कभी नहीं देखा? हमसे तो भाग्य का देवता रूठा ही रहता है। दूसरों के भाग बांचने वाले उसे दूसरों की खातिर इतना नींद से जगाते हैं कि खुद किस्मत बांचने वाले सदा दुखी रहते हैं मां साहब। कुछ दिनों बाद ही आखा तीज के मौके पर सामूहिक विवाह की रस्म का एक बहुत बड़ा आयोजन होना तय हुआ। ठाकुर साहब और गांव की प्रतिष्ठित लोगों के साथ मेरे नाम का भी बुलावा आया था। मैं हवेली के चौकीदार को जगे रहने की हिदायत देकर रावले में चला आया। वहां से ठाकुर साहब और उनके लवाजमे में के साथ मैं भी पहुंचा रिबारियों के मोहल्ले में। ठाकुर साहब का स्वागत रस्म के अनुकूल हुआ। वहीं उनका खम्मा घड़ी करके नजराना पेश किया जाना। नजराने में चांदी के कुछ सिक्के, पैर छुए जाना, हाथ चूमा जाना। मुझे वितृष्णा हुई। इनके सामंतवादी मिजाज कब बदलेंगे आखिर? तंबू बंधा था और अंधियारे मोहल्ले में गैस के हंडों की रोशनी की गई थी। इन हंडों के जगरमगर प्रकाश में गरीब रेबारियों का अभाव और उस अभाव में बरसों से जी रहे लोगों के चेहरे पर स्थायी तौर पर रहने वाली बेचारगी उभर कर सामने आ रही थी। मैंने महसूस किया उनके इन अभावों और बेचारगी के समक्ष मेरे इर्द गिर्द बैठे तथाकथित प्रतिष्ठित चेहरे भौंडे और हास्यपद लग रहे थे। जल्द ही पंडाल के नए कपड़ों से सुसज्जित छोटे छोटे दूल्हों से भर गया। उनमें से कई अपने पिता के कंधों पर ऊँग रहे थे या फिर माँ की गोद में बैठे अंगूठा चूस रहे थे। कुछ थोड़े बड़े थे, सो अपनी छोटी छोटी तलवारों या कटारों से खेल रहे थे, खिलखिला रहे थे। मेरा मन कहीं आहत हुआ कि मैं एक सरकारी कर्मचारी होते हुए इस गैर कानूनी प्रथा में शरीक हुआ हूँ। ठाकुर साहब की बगल में बीडीओ और प्रधान बैठे विदेशी मदिरा का आनंद उठा रहे थे। उधर दरोगा और पटवारी रेबारी औरतों पर अश्लील टिप्पणी करके हंस रहे थे। ऊब और उदासी की अपरिचित सी अनुभूति मेरे मन को घिर गई। नेपथ्य में कहीं बजने वाले ढोल की निरंतर थाप मेरे दिमाग में पीड़ादायक रूप से प्रतिध्वनित हो रही थी। मैंने स्वयं से पूछा, मैं यहां क्या कर रहा हूं? मेरा मन कचोत उठा तो मैं हठात ठाकुर साहब से पूछ ली बैठा, ये तो बाल विवाह है ठाकुर साहब। अब तो हेडमास्टर साहब, आप तो अपना मुंह बंद करके इनकी मेहमान नवाजी का आनंद लो। ये तो अपनी पुरानी परंपराएं हैं, इन्हें मिटाना मुश्किल है। हमारी तो खुद ही की शादी थाली में बैठी 2 साल की दुल्हन से हुई थी। अब हमारे बच्चे बाहर पढ़ने लगे हैं तो देर से ब्याह करते हैं। पढ़ी लिखी बहुएं आ गई हैं तो उन्हें गांव आना ही कम कर दिया है। रावले हवेलियां तो सूने पड़ गए हैं। ये परंपराएं अब गांव के इन मोहल्लों में ही बची रह गई हैं। इन गरीबों के बहाने हमारी अपनी प्रथाएं और संस्कार बचे हुए हैं। मैं चुप रह गया। तभी शोर उठा और नन्ही नन्ही दुल्हनें थालियों में बाहर लाई गईं। चांदी के अनगढ़ जेवरों से लदी, नए घाघरे ओढ़ने में बेहाल रोती ऊँगती। गैस के हंडों की रोशनी में बहुत ही अनोखा दृश्य बन पड़ा था सामूहिक फेरों का। कहीं दूल्हों के पिता और कहीं दुल्हनों की माताएं उन्हें गोद में लेकर फेरे फिरा रहे थे। सजे सवरे गठरी बने मासूम बच्चे अपने भविष्य और गृहस्थी समस्याओं से बेखबर, नींद में डूबे या निंदास से अधजगे फेरों के साथ घूम रहे थे। औरतें मंगल गीत गा रही थीं। तभी
भीड़ बनाकर खड़े बच्चों के एक झुंड पर मेरी नजर गई तो जो शादी में आमंत्रित तो नहीं थे पर तमाशबीन बने खड़े थे। उनसे थोड़ी दूर पर पंडाल के एक खंबे से लगा अकेला झांकता हुआ जुगनू भी खड़ा हुआ था। हल्की हल्की ठंड में भी केवल एक बनियान और पजामा पहने वह बाल विवाह का तमाशा देख रहा था। उसकी मासूम आंखें चमक रही थी। उसके हम उम्र दूल्हों की नई पोशाकें, तलवारें, थालियों में बैठी उनकी नन्ही नन्ही मुन्नी दुल्हनें। मेरी नजर विवाह के शोरगुल से हटकर अब जुगनू पर केंद्रित थी। क्या सोचता होगा यह बच्चा? स्कूल, मोहल्ले, गांव से निष्कासित, एकाकित, शापित बचपन। फिर मेरा ध्यान हटकर उसकी मां पर जा टिका। दो नीले सरोवरों का नखलस्तान। मेरे मन में हुक सी उठी। तभी महिलाओं की तरफ से एक शोर गूंजा, अरे यार डक्कन अठै, रोंड मर अठासू। अठै कई कर रही है तू? एक बुढ़िया ने चीख कर उस पर अपने हाथ का डंडा फेंका। काकी सा बालक है, शादी की रौनकें देखी तो इधर भाग आया, इसी को लेने आई थी। वह हड़बड़ा गई। कुछ ही पलों के बाद मैंने देखा कुर्जा जुगनू का हाथ खींचती हुई वहां से चली जा रही थी। अपमान के दंश से तिलमिलाकर उसने ब्याह का तमाशा देखने की जिद करते नन्हे बच्चे के गाल पर दो तमाचे जड़ दिए थे। ठाकुर साहब और उनके लवाजमे का खाना तो छुआछूत की वजह से स्वयं ठाकुर साहब के घर से आए बामण ने बनाया था। बाकी लोगों का खाना पीछे कहीं बन रहा था। खाना खाकर मैं जल्दी ही लौट आया था और देर रात तक बैठकर कुछ जरूरी कागजात और फाइलें निपटा रहा था। तभी कालू भागता हुआ आया। साहब जी जल्दी चलो, रेबरियों के ब्याह में डाकण के आने से खाना जहर हो गया है, लोग उल्टी दस्त कर रहे हैं, कितने के तो बेहोश हो गए हैं, कुछ बच्चे तो लग रहा है कि नई बचड़े के। साहब जी। मैं भागता हुआ अस्पताल पहुंचा जो कि लोगों से अटा पड़ा था। डॉक्टर लंबी छुट्टी पर था। ठाकुर साहब के होते हुए पास के कस्बे से दवाइयां और डॉक्टरों को लाने का प्रबंध न हो सका। इतने हंगामे और खबर भेजे जाने के बावजूद वे गीदड़ की तरह चुपचाप रावले नामक अपने नाद में डुब के रहे। कहलवा दिया कि जीप में पेट्रोल नहीं है और स्वयं ड्राइवर शादी का खाना खाकर बीमार हो गया है। कुछ दूसरे लोगों ने और मैंने पैसे जमा करके जीप मंगवाई। जब तक पास के कस्बे से डॉक्टर आता, गांव के कंपाउंडर ने कमान संभाल ली थी। मैंने कालू को भेजकर प्राथमिक चिकित्सा जानने वाले स्काउट छात्रों को बुलवा लिया। स्वयं भागा स्कूल से फर्स्ट एड बॉक्स लाने, जिसे हॉल में ही मैंने जरूरी दवाओं और सामानों से भरवाया था। रात भर जाग कर भी दो नन्हे दूल्हों और 4 साल की एक दुल्हन को और एक बूढ़े को नहीं बचाया जा सका। लोग आहत थे, क्रुद्ध थे। गलती बासी मांस पकाने वालों की थी। निष्क्रियता और गैर जिम्मेदारी दिखाई दी सरकारी तंत्र ने और रावले में रहने वालों के गांव के तथाकथित मालिकों ने, जिनके सारा गांव पैर पूजता था। लेकिन गालियां मिली किसे? गांव की कुर्जा को, निर्वासित डाकण और उसकी औलाद को। अगले दिन जब ठाकुर साहब अपने लवाजमे के साथ पधारे, मैं अस्पताल में नहीं था। कहते हैं बात फिर उठी थी अपशकुन की और डाकण के गांव में देखे जाने की। गांव के जवान लड़के शायद ऐसे ही किसी मौके और दुष्प्रेरणा की तलाश में थे। अगले दिन भी लोगों की हालत में सुधार की गति धीमी थी, पर हालात काबू में थे। मैं 11 बजे के करीब अस्पताल से लौट रहा था। कालू मेरे साथ था, टॉर्च पकड़े। घनी निस्तब्धता में मोर की आवाज ऐसी लग रही थी मानो वह कोई दुख भरा भेद छिपा रहा हो। शादी ब्याह के घरों से उठी उन विकल पुकारों से पीछा छुड़ाना मुश्किल जान पड़ता था। देखो साहब, देखो डाकण का काम, देखी थोड़े ही गई उसे गांव की खुशी। कहती थी इसी गांव से गायब हुआ है उसका घरवाला। चुप रहो। बासी मीट खाने की वजह से हुई मौतों का संबंध तुम किसी औरत के श्राप से कैसे जोड़ सकते हो? उसे नाराजगी है तो रावले से, आम गांव के लोगों से उसका क्या लेना? उसके डाकण होने की बात भी हो ना हो इन ठाकुरों ने ही फैलाई है, क्योंकि उसका घरवाला रावले में बंधक मजदूर था, वहीं से गुम हो गया। जाने जमीन खा गई या आसमान निगल गया, या इन्हीं ठाकुरों ने मियाद पूरी होने पे। नहीं साहब, शुरू से मैं इसे जानता हूं। जब ये औरत गांव में आई थी औरतों के दिमाग फिरने लगे थे। रांडे इसके पास बच्चा गिराने की दवा लेने जाया करती थीं। एक दूसरे के बच्चों पर टोने टोटके कराने आती थीं। ताश के पत्तों से भाग बांचने के नाम पे ये ठगनी उन्हें बहकाने लगी थी। अरे बंजारन औरत है, जड़ी बूटी का काम जानती होगी, फिर खाने कमाने के लिए इसे भी तो कुछ करना ही था ना। पता नहीं साहब। आज तो मौत को इतने पास से देख लिया तूने। जब मौत आती है तो ये शरीर ही एक एक सांस के लिए लड़ता है।
जब पेट में जहर होता है तब न भैरों जी काम आते हैं न बालाजी। तब किन्हीं चुड़ैलों का जादू टोना भी काम नहीं आता। काम आता है नमक का खारा पानी और पेट की सफाई, इंजेक्शन और ग्लूकोज। मांस के बासी होने की रिपोर्ट तो आज डॉक्टर ने खाना जांचने के बाद दे दी थी। सुबह से भैरू जी की थान पे कटा भैंसा परातों में खुला पड़ा रहा। शाम को पकाया गया तो जहर तो फैलेगा ही ना। सर्दियों में तो कालू जी मांस कटते ही धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है, चाहे सर्दी हो या बरसात, समझा? पता नहीं कालू के दिमाग में मेरी बातें घुसी कि नहीं, पर उसने आगे बहस करना बंद कर दिया था। टॉर्च लेकर वह आगे आगे चलता रहा। अचानक बोला, ठाकुर साहब ने हरी झंडी दे दी थी गांव के छोरों को डाकण को बाहर निकालने की। क्या? किसे? वह चौंका। वो कुर्जा डाकण को। फिर से कहो। मैंने उसे कंधों से पकड़कर झकझोर दिया। वह सकपका गया। चलो मेरे साथ। हम दोनों लगभग दौड़ते हुए कुर्जा के ठिकाने पर पहुंचे। चांदनी का फीका आलोक झोपड़ी की टूटे केवलू की छत में से रिसता हुआ। चमकीली कटी चिप्पियों की शक्ल में कुर्जा के आधे उघड़े भूरे घायल शरीर पर छिटका हुआ था। ऐसा लग रहा था वह किसी मंच पर पड़ी है अंतिम दृश्य में, और उसे घेर कर प्रकाश डाला गया है। उसके पीछे केवल अंधकार था। हमारी आहटों से सहम कर उसने अपना बायां हाथ आंखों पर रख लिया था। अपने फटे कपड़ों को ढकने लगी थी। उसके गालों और गले के पास खरोंचों के गहरे निशान थे। दाईं भौं के पास कट गया था, जहां से खून जमकर काला पड़ गया था। तभी मेरे पैरों से कुछ टकराया। अरे, ये जुगनू को क्या हुआ? कुर्जा के पैरों के पास जुगनू अचेत पड़ा था। उसकी कनपटी के पास से लहू बह रहा था। कालू यह दृश्य देखकर अवाक था। रोशनी के अनजाने वृत्त में पड़ी कुर्जा का राख पुता चेहरा, ठहरी हुई नीली पुतलियां, फटा ओढ़ना, चिथड़ा घाघरा, लगभग फाड़ कर फेंक दी गई कुर्ती के अवशेष, बाईं भौं के पास से बहता हुआ खून। वह उठ बैठी। हमारे सवालों का कोई उत्तर नहीं था वहां। वह खामोश थी। कुर्जा की खामोशी और तटस्थता कालू को सहरा गई। शायद अब उसे समझ आ रही थी एक निरीह चुड़ैल की विवशता। कालू, उठा इस बच्चे को, अस्पताल चलें। नहीं, अस्पताल नहीं। कुर्जा ने मेरा हाथ थाम लिया। बच्चा मर जाएगा, मैं फुसफुसाया, और वह मेरा हाथ थामे सिसकने लगी। ये ठीक कहती है, अस्पताल जाना ठीक नहीं है माँ साहब। वहां लोग इसे देखकर और पागल हो जाएंगे। कालू ने बच्चे के घाव साफ करके फर्स्ट एड बॉक्स में से पट्टी निकालकर बांधी और हवेली जाकर मेरी अलमारी में रखी ब्रांडी ले आया और उसकी छाती की मालिश करने लगा। कुर्जा को मैंने अपना दुशाला ओढ़ा दिया था। मैं फिर वापस चला आया। कालू को मैंने वहीं रुककर बाहर पहरा देने को कह दिया था सुबह होने तक। मेरा वहां रुकना ठीक ना होता। मैं हवेली में पड़ा रात भर जागता रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनेक संकल्पों और विकल्पों की शरण में जाकर भी मेरा मन कोई हल नहीं ढूंढ पा रहा था। पौ फटते ही मैं वहां जा पहुंचा। कालू बाहर ही बैठा था। मैं अंदर गया। जुगनू को होश आ गया था। कुर्जा ने गठरी संभाल रखी थी और दुशाला कसकर देह पर लपेट लिया था। कहाँ जाने की तैयारी है? मैंने पूछा। कालू भाई जी से कहें हमें पाणेनी के बस स्टैंड तक छोड़ाएं। कहाँ जाओगी बहन? कालू अंदर आ गया। पता नहीं, अब इस गांव में रहना नहीं हो सकेगा। क्यों? कल रात जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसकी शिकायत नहीं करेंगे हम सदर थाने जाकर? मैं आवेश में आ गया। कौन सी पुलिस, कौन सा थाना मां साहब, हम तो रावले का हुक्म बजाते हैं। कल रात मेरे साथ जो हुआ उसकी परवाह नहीं। पहले भी रात को दरवाजा खटकाते थे। रावले के हाकम, बीएसएफ के जवान, खुद पुलिस के दरोगा। 32 दांतों के बीच जबान की तरह कैसे बची मैं ही जानती हूँ। पूरे गांव के छोरों ने पहली बार हिम्मत की। भेड़ें भगा दी, मुर्गियों के टपरे में आग लगा दी, मेरे कपड़े फाड़े, बदसलूकी की। मेरी छोड़ो, जुगनू के साथ जो हुआ उसने मेरी हिम्मत तोड़ दी है माँ साहब। कितना मारा उसे, टांगों से उठाकर गोल घुमा के जमीन पे छोड़ दिया। कहकर वह पीड़ा से सिसक उठी। एक खामोशी से उसकी हल्की सिसकियां गूंजती रही। उधर जुगनू की भी कराहें बढ़ती जा रही थी। अंततः कालू ही समस्या का हल लेकर हमारे सामने खड़ा था। मेरी समझ से तो आज दिन दिन किसी तरह से यहीं काटे। रात होते ही मैं और आप चलकर इनको मेरे गांव के खेत पर बने कच्चे घर में छोड़ आए। मेरा गांव यहां से बस 15 कोस है। मामला निमटने तक ये वहीं रहें। फिर आप जाने या ये जाने, बस पुलिस के झंझट से मुझे दूर रखना साहब जी। बहुत राहत मिली थी मुझे।
कालू की इस व्यवस्था से, पर मैं जानता था यह स्थायी व्यवस्था नहीं है। मैंने कुर्जा को लेकर उस रात गंभीरता से सोचा, उसके स्थायित्व को लेकर, जुगनू को गोद लेने की औपचारिकताओं पर। अब वक्त नहीं लगा मुझे निर्णय लेने में। सुबह स्कूल पहुंचते ही मैंने जीवसर से तबादले और लंबी छुट्टी पर जाने की अर्जी डाल दी। इसी शाम को ही मैं कुर्जा को अपना निर्णय बताकर उसकी भविष्यवाणी को गलत साबित करने की चुनौती देकर उसे चौंकाने वाला था। चले गए वो दोनों। शाम 5 बजे मैं स्कूल से निकलने की तैयारी में था, तभी कालू अपना क्लांत चेहरा लिए आकर वहां खड़ा हो गया। कहाँ? पता नहीं। झोपड़ी खाली मिली। पाणेरी के बस स्टैंड भी गया, मगर वहां नहीं थे। एक जान पहचान वाला मिला था, वो बता रहा था कि उसने दोपहर में डाकण को जाते देखा था छोरे के साथ बस में, बाड़मेर की तरफ। ये ताश के पत्ते वहां बिखरे पड़े थे। मैंने वो ताश के पत्ते उसे छीन लिए, बेहद पुराने साधारण ताश के पत्ते। मैं उन्हें बेचैनी से पलटने लगा। डायन कहीं की, अपना कहा सच करके चली गई। हताशा और गुस्से में मैं चीख पड़ा। कालू आश्चर्य से मेरा मुंह देख रहा था, मेरे चेहरे को ताकता रहा। उसके बाद मैं वहां 6 महीने और रहा। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, समय वहां बहुत लंबा होता है। वहां न कोई घंटे गिनता है न वर्ष। वहां मौसम ही नहीं आते, न बसंत न बहार। मैं जब तक वहां रहा एक अनंतता में जीने का पुरजोर यकीन बना रहा। लौटा तो लगा मैं अपना एक जीवन वहां छोड़ आया था। कहानी तो यहीं खत्म हो गई थी। उसकी इस कहानी की फाइल के पीछे मुझे एक छोटा नोट मिला, जिसमें लिखा था, स्मृति द्वारा वापस लाकर अतीत की चीजों को मोटे तौर पर देखना और बात करना तो आसान है डॉक्टर, पर बारीक कहानी बुनना अतीत की आवारा रूह को अपनी देह पर बुलाने जैसा होता है। मैं बहुत पस्त मगर मुक्त महसूस कर रहा हूं। अब सोऊंगा। नींद में ही चला गया था वह दुनिया से। बहुत दिनों तक उसकी अनुपस्थिति मेरे मन में एक उलझी कहानी सी अटकी रही। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कुर्जा? कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी न कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही दिल छू जाने वाली खूबसूरत साहित्य के पिटारे से निकालकर कहानियों के साथ। तब तक अपना और अपनों का दिल से ईमानदारी से ख्याल रखिए। नमस्कार।